सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार, प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजुल बिटिया, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? हम ठीक हैं। बुआ हम सखाओं को भूल गए हैं। भूल गई? हाँ, नहीं सखाओं नहीं, को भी भूले नमस्कार। कहाँ हैं भाई, बिल्कुल नहीं भूले हैं। ऐसे कैसी बात कर रही हो? यही तो हम कह रहे हैं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करते, बस दूसरा हाथ लगाने की देर थी, यानी कि थोड़ा सा और बोलने की जरूरत थी। अब ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे कि एक बार किसी ने कहा कि हम जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने अपने कान, मतलब खड़े थे वो व्यक्ति, उन्होंने ऐसे बताया कि इतना बड़ा मुर्गा देखा, और उन्होंने हाथ ऐसे खड़ा किया, लगभग उनके मतलब चेहरे के बराबर था। तो आदमी एकदम चौंक गया, बोला इतना गप ना मारो कि जमीन से इतना बड़ा मुर्गा होगा, कम से कम 4 फीट ऊंचा। बोले नहीं, दूसरा हाथ तो लगाने दो। उन्होंने फिर करीब 2 फीट नीचे दूसरा हाथ लगाया। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हाँ, कहने तो ही भाई वाले थे। हाथ हाथ का फेर है, ये हाथ तो हाथ का फेर है, थोड़ा समय का भी फेर है भाई। सभी सखाओं को भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और ऐसा नहीं है, बहुरियों बेटियों का हम ख्याल रखते हैं, तो भतीजे भतीजिया भतीजे भी जो है वो भी हमारे उतने ही प्यारे हैं, है ना? तो कैसे वो भूल तो है, जाएंगे? बिल्कुल। तो जैसे देखो, सांस है, आती है जाती है, तो दोनों सांस महत्वपूर्ण है ना। अब ये कहो कि हम जो अंदर लेते हैं बस वही महत्वपूर्ण है, जो निकालते हैं वो नहीं महत्वपूर्ण है, ऐसा दोनों नहीं दोनों ही है। महत्वपूर्ण है, हाँ, बिल्कुल। यही तो भाई इसीलिए तो होता है ना कि जब अगर हम हर चीज को महत्व देते हैं, और ये दोनों हाथों का, जैसे आपने कहा ना कि एक हाथ है तो दूसरा हाथ भी लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब कई हाथ लगते हैं तो कुछ जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। और लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ भी होती हैं, लेकिन हालांकि हम इस समय गड़बड़ की बात नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे हाथ लगे और बहुत साल हो गए, तो बहुत सारी चीजें गायब हो गई। हाँ। जो जो हम लोग खाते थे बचपन में, तुम लोग को पता ही नहीं है, केवल नाम सुने हुई हो। आगे के बच्चे तो वो भी नाम नहीं सुने हैं, नाम भी नहीं सही सुने बात हैं। है। और जो हमने तो अपने बचपन में खाए वो अब नहीं दिखते। नहीं दिखते। तो तो भाई ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो गायब हो चुकी हैं, ऐसी सब्जियां और ऐसे फलों के बारे में आज हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल। दोहरा लिया जाए सबक अपना, है हाँ, ना? और कुछ अगर ऐसा हमारे सुनने वालों को भी याद आ रहा हो जो उन्होंने बचपन में या पहले खाते हो और अब ना दिखता हो, बहुत कम दिखता अरे हो। लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, वो चले गए अपने यादों के गलियारे में। वाह वाह शुरू वाह, हो क्या गया। बात है। और क्या। तब तो आज खूब सारी ऐसी चीजों का पता लगेगा जो हम अब नहीं देख पाते। जी। और जब इतनी सारे विचार होते हैं ना वो, तो फिर ये भी होता है ना कि इंसान सोचता है कि चलो भाई इस दिशा में कुछ किया जाए। बिल्कुल किया जाए, तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं, हम लोग हैं इसीलिए। ये तो देखो वर्ल्ड फेमस बात है कि हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं ताकि आप अपने यादों के गलियारे में जाएं, कुछ कुछ उन चीजों को भी तलाशें, और जो हैं उनकी कैसे हम देखभाल करें, जैसे कि मिट्टी, है ना? बिल्कुल। तो आज विश्व मृदा दिवस है। हाँ, विश्व मृदा दिवस। तो उसकी ढेर सारी बधाई पहले दे दे। हाँ। और मिट्टी कहने को तो मिट्टी है, लेकिन यही मिट्टी भाई सोना है, मिट्टी और में, इसी मिट्टी में होना है सब कुछ। मिट्टी में होना है, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज भाई सखी विशेष का भी दिन है। हाँ, आज सखी विशेष में हम बात करेंगे जानी मानी लेखिका इस्मत चुगताई की, जो कि उर्दू साहित्य की एक जानी दिग्गज मानी, है। हाँ, दिग्गज, बेबाक, बेबाक। तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज एक और खास दिन है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस है। तो उसके बारे में चर्चा कर लो, बस अब बहुत हो गया। बिल्कुल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1985 में सोचा था ये दिन, और इसके लिए चुना गया था 5 दिसंबर को। मतलब इसकी योजना बनी थी 1985 में, 1986 से मनाया जाना शुरू हो गया। और इस दिन का जो मकसद है वो ये है कि जो स्वेच्छाचारिता है उसे बढ़ावा दिया जाए, और जो स्वयं सेवक हैं उनके प्रयास हैं, जो जो वो काम करते हैं, उन सबको प्रोत्साहित किया जाए। और इसके साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र के और वहाँ के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देना। और इसके लिए देखो, एक एक करके जब इकाई आगे बढ़ती है तभी कुछ हो पाता है। तो स्वेच्छा से लोग आगे आए, और इन सब को प्रोत्साहित करने के लिए कई आयोजन होते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, नागरिक समाज, सरकारी गैर सरकारी संगठन सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और स्वयं सेवक और समुदाय द्वारा किए गए जो काम हैं
उनकी सराहना की जाती है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। क्योंकि जो लाभान्वित होते हैं उन्हें तो मालूम है कि भाई अच्छा ये हमारे लिए कर रहे हैं या समाज में कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। बिल्कुल। तो और लोग भी प्रेरित हों, और देखो उत्साह जब मिलता है तो जाहिर है कि आदमी दुगने मन से फिर और जुट जाता है काम करने के लिए, है ना। हाँ, और सेवा की भावना से जो काम कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल बनता ही है कि जी। उनको पुरस्कृत किया जाए। इसके साथ ही बुआ, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं। अच्छा, सुबह की चाय यानी मॉर्निंग टी पे भी क्या बातचीत हो मिलके, जाती है? हाँ, हो जाती है। ये भी वो तो सबसे बढ़िया समय आयोजन है। होता है। सही बात है, सही सुबह बात का है। समय सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया होता है, मन खुश रहता है, और स्वयं सेवक के संसार की नींव एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान, सहयोग और बराबरी पर ही तो टिका है ना। बिल्कुल। जब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। साल 2022 के अभियान का मूल मंत्र जो है वो है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, यानी स्वयं सेवकों की एकजुटता। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि टुगेदर एक्ट नाउ, वॉलंटियर फॉर अ बेटर टुमारो। क्या बात। एक साथ मिलके काम करें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। तो बेहतर भविष्य तो है ही ऐसा कि जब सबका साथ हो तो सबका विकास होगा और सब खुश रहेंगे। और हम गाना सुना देंगे तो बाकी सब लोग भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। बुआ, हमने बात की थी मिट्टी की,
तो लोग सोचते हैं, जब हम लोग मिट्टी खेलते थे और जब हाँ। डांट पड़ती थी तो हम लोग सोचते थे कि कितनी अच्छी तो होती है मिट्टी, क्यों डांट खा रही है अम्मा, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रही कि मिट्टी में सब सनी पड़ी हो। लेकिन मिट्टी का मोह छूटता नहीं था। कैसे छूटेगा, उसी के बने हैं हम लोग ना। सही बात है। उसी से बने हैं और उसी से बनी चीजों को ही खा के हम लोग इतना बड़े हैं, बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। पहली लाइन तो हमने पढ़ा, लेकिन आगे पढ़ दे रहे हैं। मिट्टी के बने शरीर को अब गुरूर हो गया है कि कपड़े पर लगी मिट्टी उसका रुतबा कम कर देगी, और वही इंसान जब मिट्टी की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करता है और उसी मिट्टी की बनाई गई मूर्ति से घर में करोड़ों की मांग करता है। कुल्हड़ में चाय पीने का एक नायाब फायदा ये भी है कि इसी बहाने देश की मिट्टी को चूम लेते हैं हम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारी बात आपने बहुत लिखी सुंदर है। बात। थोड़ा सा अलग अलग हटके लिखी है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात। सबके भाव बहुत ही अच्छे हैं, है ना। बिल्कुल कि सही बात है कि हम उसी मूर्ति को लाते हैं, घर सजाते हैं, उसी से घर बनता है हमारा, और इसी मिट्टी जब कपड़े में लग जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। मिट्टी कैसे लग गई, मिट्टी कैसे लग गई। और बच्चे तो खास तौर से डांट सुनते हैं। देखो अभी तक राजुल बिटिया को याद है। क्या बताएं बुआ, वो तो याद ही रहेगा ना। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। अब 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में विश्व मृदा दिवस को 5 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई। और भाई इसका उद्देश्य था कि स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में लोग जागरूक हों। जीवन को बनाए रखने वाली मिट्टी विभिन्न मात्राओं में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ जैसे हैं, उसमें खनिज हैं और अन्य जो यौगिक हैं, जो उसमें चीजें मिले हैं, अवयव, उनकी जानकारी बने, है ना। अब बच्चे तो केवल मिट्टी मिट्टी करते हैं, लेकिन बाकी जानकारी धीरे धीरे हो रही है ना। बहुत चीजें मिलती हैं उसमें। लेकिन बुआ चक्कर क्या है कि आज खेतों में बहुत सारी रासायनिक खाद पड़ती है, कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं, और इसकी वजह से कहते हैं कि मिट्टी के जो जैविक गुण हैं उसमें बहुत कमी आ रही है और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो घटती चली जा रही है। बिल्कुल। तो इसे खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक माना जाता है कि मिट्टी जो है वो स्वस्थ रहे। हाँ, मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अब देखो जैसे कि उसमें केचुए होते रहे, अब जो ये सब चीजें डाल दी जाती हैं उनसे केचुए भी नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो केचुए तो कितनी तेजी से धीरे धीरे करके पूरी मिट्टी को उलट पलट कर देते थे। तुम लोग तरह वाला नहीं, बढ़िया वाला उलट पलट, और एकदम बारीक बढ़िया कर देते हैं। तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर के नीचे, तो सबसे उसको मतलब कहते हैं ऑक्सीजन भी मिल जाती है मिट्टी को, धूप मिल जाती है, और जो भी चीजें रहती हैं। तो कितना मतलब प्रकृति ने अपनी तरह से पूरा व्यवस्था रखा हुआ है हर चीज का। लेकिन हम हैं कि बिगाड़े पड़े हुए हैं। चलो, लेकिन इसीलिए तो जागरूक भी अब हो रहे हैं कि किस तरह से ये सुरक्षा बनी रहे, है ना। और जब ये बात है कि अगर मिट्टी अगर खराब होगी तो जो खाना है मिट्टी से ही उपजता है, वो भी खराब होगा। फिर जो पेड़ पौधों का विकास है वो कम हो जाएगा, उसमें फिर रुकावट पड़ेगी, अरे अनाज नहीं मिलेगा, सोचो जरा। और अभी आपने केचुओं की बात याद दिलाई तो कितनी सारी ऐसे कीड़े हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी जब बीमार हो जाती है, यानी कि जब उसकी जैविक जो क्वालिटी है, जो गुण है वो खराब हो जाते हैं। यानी कि उन कीड़े मकोड़ों को जीने के लिए उस मिट्टी का रहना जरूरी है, और वो जब उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन, तो जाहिर है कि उनका जीवन खतरे में आ जाता है। तो वो मतलब कितनी सारी चीजें प्रभावित होती हैं। हमारा खाना तो खाना, और दूसरों को भी हम कितना नुकसान, लोगों के लिए जानलेवा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि उन कीड़े मकोड़ों के लिए कोरोना हो जाता है? वो कहते होंगे अच्छा कोरोना फैल गया। हाँ सही बात है। तो बस ये याद कर लेना कि कैसी दहशत में हम 2 साल थे, और हम अक्सर ये काम बाकी जीव जंतुओं के लिए करते हैं, है ना। सही बात है, सही बात है बुआ, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि वैसे ही दम घुटने वाली चीज होती होगी उनके यही साथ। तो हम कह रहे हैं कि भाई जब तक अपनी ना बेवाई ना फटे तो नहीं समझ में आता कि दूसरे के पैर में कितना दर्द है। हाँ ये बात तो है। तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, है कि नहीं। तो अब जो 2022 का विश्व मृदा दिवस है उसका अभियान है कि मृदा जहां भोजन शुरू होता है। हाँ, अब इसका उद्देश्य है कि मृदा प्रबंधन में बढ़ती हुई चुनौतियों का जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जाए और लोगों को जागरूक बनाया जाए, समाज को प्रोत्साहित करके स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, है ना। और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। मतलब कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि मिट्टी जो है वो स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे भाई। हाँ, तो भाई
जो साफ सुथरी मिट्टी होगी, साफ सुथरी से मतलब साबुन से नहीं धोना है, वो मिट्टी जिसमें सारे उसके जैविक गुण मौजूद हो और जिसमें पेड़ पौधे भी फले फूले और जो जंतु हैं मिट्टी में रहने वाले वो भी फले फूले, ऐसी मिट्टी के साथ आई जो बहार होगी, क्या बात है, उसका तो क्या कहना। क्या बात है। आई आई बहार, आज रे आई आई बहार, आज रे करके सोया सिंगार, आज रे करके सोया सिंगार, आज रे आई आई बहार, आज रे आई आई बहार। बाहर की बात तो हमने बुआ कर ली। नहीं, लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है, हमारे साथी लिख के भेज रहे हैं कि मृदा को आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहते हैं। भारत और मिट्टी का नाता एक अलग तरह की भावना को प्रदर्शित करता है। भारतीयों के मिट्टी देश प्रेम से ताल्लुक रखता है। हमारा जो है मिट्टी जो है वो देश प्रेम से ताल्लुक रखता है। वहीं मिट्टी को धरती माँ से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और बाकी इन्होंने फिर लिखा है कि दुनिया भर के लिए मृदा जीवन के लिए एक जरूरी प्राकृतिक संपदा है। जो बाकी हम लोगों ने बात की कि जिस पर होने वाला आघात हर किसी के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है, तो इनका संरक्षण, टिकाऊ प्रबंधन ये सब जरूरी है। लेकिन ये बहुत संवेदनशील बात आपने की और सच बात है कि जैसे उन्होंने लिखा कि कुल्हड़ से हम चूम लेते हैं अपनी देश की मिट्टी को, तो बिल्कुल वही बात आपने याद दिला दिया कि सच बात है, इसे मिट्टी कहते हैं और किस तरह से हमारी मिट्टी सोना है और कैसे हम उसको अपने माँ की तरह पूछते हैं, माँ की तरह पूछते हैं। और इस सोने में से जो है वो सोने जैसी बालियां भी होती हैं। हाँ। और सोने जैसे लाल भी होते हैं जो कि देश की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते। रणबांकुर जी, हाँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन और हम अगर आगे थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़े, आगे तो बढ़े बुआ। हाँ। लेकिन एक चीज रह गई ना बाहरों के बीच में कि आज चित्रलेखा भी आएगा। अच्छा, हमें तो लगा कि तुम नहीं इस बार बजाओगे, आज इस बार सुनवाओगे। नहीं नहीं, चित्रलेखा तो जरूरी है भाई, 35वीं कड़ी है तो सुनवानी सब लोग इंतजार कर रहा है भाई, 15 दिन का गैप नहीं, ठीक है। हाँ। तो जो हम लोगों ने वादा किया था उसके मुताबिक
आज चित्रलेखा भी सुनवाया जाएगा। लेकिन पहले इस्मत चुगताई की बात। हाँ बिल्कुल कर लिया जाए भाई, बहुत बेबाक लेखिका उर्दू की। हाँ, और उनके बेजोड़ अंदाज और निराले निडर लेखन के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें प्यार से इस्मत आपा कहकर पुकारा जाता रहा है। जी हाँ, इनका जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ और एक साहित्यकार के बनने में कई सारी शक्तियां अपने अपने स्तर पर काम करती हैं ना। थोड़े गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि से आने की वजह से इस्मत जी के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में एक प्रकार का खुलापन था। हालांकि वो 10 भाई बहनों में 9वें नंबर की थी। लेकिन उनके जो पिता थे वो भारतीय सिविल सेवक थे, तो उनकी तबादले होते रहते थे। तो उनको कई नए नए शहर में घूमने का तो एक अलग से फर्क पड़ता है उससे कि ज्यादा व्यक्तित्व पर। हाँ, तो ये भी था। फिर किशोरावस्था की तरफ जब वो बढ़ रही थी तो चूंकि 9वें नंबर पर थी तो जितनी बड़ी बहनें थी उन सब की शादियां होती गई। अब ये छोटी थी तो इनका ज्यादातर वक्त जो था भाइयों के साथ बीतता था। मतलब जो समय सीखने और उसका था सचमुच में वो भाइयों के संग गुजरा। और इनके भाई मिर्जा आजिम बेग चुगताई पहले से ही एक जाने माने लेखक थे और इस तरह लेखन का बीज इनके अंदर भी पड़ गया। तो घर के उदार वातावरण का ही असर था कि उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें शर्माना चाहिए या दबा हुआ रहना चाहिए या कहीं कोई झिझक रखनी चाहिए। तो एक कहते हैं ना उन्मुक्त, पूरी तरह से खिला हुआ व्यक्तित्व था उनका। बिल्कुल। फिर जब शिक्षा उनकी पूरी हो गई तो फिर लेखन के क्षेत्र में वो आ गई थी। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदगी से उभारा और इसी कारण उनके पात्र जिंदगी के बहुत करीब नजर आते हैं। महिलाओं के से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखा है कि बहुत बेबाकी से उन्होंने लिखा, लेकिन ये बड़ा जोखिम भरा काम था। हाँ, जोखिम भरा तो था। हाँ, और इसकी उनको मतलब कई बार कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे 1941 में जो उनकी कहानी आई थी लिहाफ, उसमें 1941 में उनको मुकदमा भी चला था। हाँ। तो काफी विवाद हुआ था। हाँ, लेकिन फिर भी देखो, एक जब लिखने के लिए आप कलम उठा लेते हैं और समाज में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो जाहिर है कि आपकी कलम चलती रहती है। तो इसीलिए उन्होंने जो समाज की सिर्फ स्त्रियों पर ही लिखा हो ऐसा नहीं है, जो कुरीतियां थी समाज में या जो व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कि इंसान को तोड़ती थी उन पर भी लिखा, दूसरे किस्म के लोगों पर भी लिखा। जो भी उनके लेखन समझ में आया कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए, समाज में इसका विरोध होना चाहिए, उन्होंने किया। और इस्मत आपा की बेखौफ कलम जो है वो चलती ही रही, चाहे कुरीतियां हो, व्यवस्था हो, अन्य पात्र पर भी उन्होंने करारा व्यंग किया। और 1942 में मुंबई के फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक शाहिद लतीफ से उनका विवाह हुआ और पति के साथ फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखने लगी। उनके लोकप्रिय कहानी संग्रहों की बात अगर हम करें बुआ, तो चोटें, छुई मुई, कलियां, एक रात, 2 हाथ, दोज़खी शैतान, ये सभी शामिल हैं। टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, मासूम, बहरूप नगर, सैदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी और बांदी, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जहां से तुमने बात की ना टेढ़ी लकीर, जिद्दी, ये सब उनके उपन्यास हैं। टेढ़ी लकीर पर उन्हें 1974 में गालिब अवार्ड मिला था और इस्मत ने कागजी हैं पैरहन शीर्षक से अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। उनकी जो भाषा थी वो बहुत मुहावरे, बड़ी चुटीले वाक्य होते थे और गंगा जमुनी, ये भी नहीं कि ठेठ उर्दू ही हो, उर्दू साहित्य में क्योंकि वो लेखिका मानी गई, लेकिन फिर भी उनकी गंगा जमुनी भाषा होती रहती थी। और उनका जो भाषा प्रवाह था वो इतना अद्भुत था कि ऐसा लगता था जैसे कोई कहानी सुना रहा है। आप अगर लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे बह रही है, आप बहते चले जा रहे हैं भाई। देखो, जब ठेठ मुहावरेदार भाषा हो तो इस तरीके का प्रवाह हो ही जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी उर्दू की सीमाओं में अपने को कैद नहीं रखा था ना। तो जाहिर है कि जो बोलचाल की भाषा थी, बोली थी, उस पर उन्होंने लिखा, उस आधार पर। हाँ। तो थोड़ा सुना रही हो कुछ पढ़ के? हाँ, पढ़ के भी सुनाते हैं। ये बात तो है ही कि ये आधी औरत आधा ख्वाब किताब के अंश हैं। औरत औरत औरत, बुरी अच्छी, बेवफा बावफा, ऐसी वैसी और खुदा मालूम कैसी कैसी, हर मुल्क और हर जमाने में बड़े बड़े चिंतकों ने औरत के बारे में कोई ना कोई राय जरूर कायम की है। कोई साहब उसके हुस्न पर जोर दे रहे हैं तो कोई उसकी पारसाई और नेकसीरती पर मुंतसिर हैं। एक साहब का ख्याल है कि खुदा के बाद औरत का मर्तबा है तो दूसरे साहब उसे शैतान की खाला बनाने पर तुले हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मर्द खामखा उल्टे सीधे वाक्य ठोकते रहते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि अब औरतें भी बकौल उनके नीरी औरतें नहीं रहीं,
बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त करने लगी हैं। अब इस प्रकार के घिसे पिटे जुमलों के झांसे में नहीं आएंगी। सीधी सादी तमीज की बात कीजिए। औरतों को औरतों से अधिक समझने का दावा ना कीजिए तो अच्छा है, मुफ्त में पोल खुलेगा। बड़ाई छोटाई के झगड़ों में पड़कर समय बर्बाद करने की आपको फुर्सत कहाँ मिल गई। श्रेणी और रंग और नस्ल का फर्क बड़ी तेजी से मिट रहा है। दुनिया बड़ी तेजी से कारोबारी मैदान में बढ़ रही है। अब काम करने वालों की मांग बढ़ रही है। हर डिपार्टमेंट में औरतों को हाथ बटाना पड़ रहा है। तो भाई देखो, इतने पहले लिखा हुआ जो भी लेखनी है इनकी, हाँ, आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक और लग है। रहा है जैसे कि आज का ही चित्रण किया है। बिल्कुल, है ना। फिल्मों में अगर हम बात करें तो उन्होंने बतौर संवाद और पटकथा लेखिका, इसके साथ ही साथ उन्होंने सहायक निर्माता के रूप में भी बहुत सारी फिल्में की हैं। जुगनू में उन्होंने अभिनय भी किया था। क्या बात। और उनकी पहली फिल्म छेड़छाड़ 1943 में आई थी। कुल 13 फिल्मों से वो जुड़ी रही। उनकी आखिरी फिल्म थी गर्म हवा, जो कि 1973 में आई थी और उसको कई पुरस्कार मिले थे। और कुछ और भी फिल्में हैं, बुज़दिल, फरेब, सोने की चिड़िया, लाला रुख, बहारें फिर भी आएंगी, जुनून। 1976 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1989 में आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी सम्मान और 1982 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के साथ उन्हें 1990 में इकबाल सम्मान से नवाजा गया। तो भाई काफ़ी सम्मान मिले। और भाई जाहिर है कि इस तरीके से हर विषय पर उन्होंने लिखा तो सम्मान तो मिलना ही था। उन्होंने साहित्य को समृद्ध किया। जीवन के हर अनुभव को मुख्तलिफ रंगों में खूबसूरती से सजाने वाली मज़ाहिया, तंजिया और चुटकियों से लैस बेजोड़ शैली की बेखौफ कहानीकार इस्मत चुगताई ने 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं या उनके जो उपन्यास हैं, वो आज भी उनकी याद दिलाते हैं और बहुत सी ऐसी बातों की भी याद दिलाते हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाते हैं जिन पर शायद आम लोगों का, आम इंसान का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब कहते हैं ना कि इस्मत आपा जब आंख में उंगली कलम के जरिए वो आंख में उंगली डालकर देखने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी उसमें भी बहुत कुछ बातें कह दी गई कि भाई औरतों को सिर्फ वही घिसा पिटा न समझा जाए। अब बहुत कुछ औरतें भी समझने लगी। हमें लगता है समझती तो पहले भी थी, लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान नहीं मिला था कि वो बता भी पाती कि हम समझ रहे हैं। इतना भी कहने का हक नहीं था। एक जमाना वो भी था, बिल्कुल, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। तो एक बार फिर गुजारिश हम इस मंच से राजुल बिटिया यही कहेंगे अपनी बहनों से कि जहां आपको लगता है कि आप सही हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कृपया चुप ना बैठें। बिल्कुल, है ना। जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वही सत्य है। वही सत्य है। और चूंकि बरसों से उसको गलत नहीं कहा जा रहा है, इसलिए वो सही नहीं हो जाएगा। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि जो बात बरसों से कुछ उसके बारे में नहीं बोला गया वो सत्य स्थापित हो जाए, प्रतिपादित हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। झूठ हमेशा झूठ रहेगा, गलत गलत ही रहेगा। और एक इंसान की जब बात आती है, हम अक्सर कहते हैं कि अपने सपनों में रंग दीजिए, जो आपको करना है वो करिए, लेकिन कैसे करिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले उसके लिए खुद तैयार हो जाइए। देखो एक बात और है राजू बिटिया कि जब हम खुद नहीं करेंगे तो अपनी बच्चियों को कैसे करने देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम तैयार ही नहीं हैं कि समाज में जो भी स्त्री नाम की जो क्या कहना चाहिए जाति है या एक चिड़िया है या कहते हैं गैया है, कह देते हैं बच्चिया है, यहाँ से दूसरे के आंगन में बांध दी जाती है। जो भी आप नाम दें, जीव है तो उसको पूरा जीने का हक है। तो वैसे ही आज़ाद ख्याल रहना चाहिए। और जो बातें जैसे कहते हैं कि हमारे लिए मना है, वो पुरुषों के लिए भी तो मना है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मना है। और सबसे बड़ी बात तो बुआ ये है कि कभी भी कोई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दीवारों में कैद होकर जीने का कोई मतलब नहीं है। और किसी को हक नहीं है कि किसी को दीवार में कैद किया जाए। तो बस जो दायरे के जो दीवारें बनाई हुई हैं उनको तोड़िए और देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। और हम अभी देखेंगे कि एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। हम तो कहने वाला गीत सुना, अब तुम ब्रेक ले रही हो, चलो ब्रेक ले लो।
छोटा सा नन्हा सा ब्रेक पूरा हो गया और नहीं नहीं, वापस लौट हमारी आए। तो हमारी फरमाइश तो पूरी करो। गाना ना हाँ दीजिए तो हम ये बता दें कि ये फिल्म लाला रुख का गाना है। हैं? वाह वाह। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठे जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी। तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना, ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है। तू लचक संभल संभल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे। वाह भाई वाह, है ना बहुत सुंदर सा बढ़िया, गाना। प्यारा सा गीत। आहाहाहा। बुआ हाँ। अब चित्रलेखा सुन लिया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी द्वारा मानव चिंतन को दिया गया एक दिशा निर्देश, चित्रलेखा। पाप और पुण्य की परिभाषा खोजने वाले पात्रों की व्यथा कथा, चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि चित्रलेखा उद्विग्न थी और कुमारगिरी अशांत। चित्रलेखा का मन बीजगुप्त और कुमारगिरी के बीच भटक रहा था और कुमारगिरी का मन निराकार को छोड़ साकार के पीछे दौड़ रहा था। मैं साकार की पूजा पर विश्वास करने लग गया हूं, पर बिना तुम्हारी सहायता के साकार की उपासना असंभव है। साकार?
साकार की उपासना भ्रम है गुरुदेव। इसका निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं है नर्तकी कि साकार की उपासना ठीक है या भ्रम है। तुम मेरी शिष्या हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बात मानो। योगी, अपने को भूलो मत। तुम्हारे सामने जो स्त्री खड़ी है वो इतनी असहाय नहीं है कि उस पर शासन कर सको। तुम समझते हो कि तुमने मुझे दीक्षा दी है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। तुम किसे आज्ञा दे रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस पर तुम शासन करना चाहते हो तुमने अपने को उसका दास बना लिया है? नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, पर मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती। एक क्षण के लिए मेरी इच्छा तुम पर आधिपत्य जमाने की हुई थी और मैंने उसका प्रयत्न किया। मैं सफल भी हुई, पर उससे क्या? पुरुष पर आधिपत्य जमाने की इच्छा स्त्री के पुरुष से प्रेम का द्योतक नहीं है। प्रकृति ने स्त्री को शासन करने के लिए नहीं बनाया है, स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है, आत्मसमर्पण करने के लिए। स्त्री अपने से निर्बल पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती। जिस पुरुष पर उसने आधिपत्य जमा लिया वो पुरुष उसके प्रेम का अधिकारी हो ही नहीं सकता। स्त्री का क्षेत्र है आत्मसमर्पण। इसलिए स्त्री उसी पुरुष से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके, जो उस पर आधिपत्य जमा सके। योगी कुमार गिरी, यहीं पर विषमता है। पुरुष का प्रेम आधिपत्य जमाना है, स्त्री का प्रेम अपने को पुरुष के हाथ में सौंप देना है। पर यहां बात दूसरी है। यहां मैं स्वामिनी हूं, तुम दास हो। मैंने तुम पर आधिपत्य जमा लिया है। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। किस बल पर तुम मेरा प्रेम चाहते हो? ठीक कहती हो। मैंने तुम्हें आत्मसमर्पण किया। मैं तुमसे निर्बल साबित हुआ। तुम्हारे द्वारा ईश्वर ने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मुझको अपनी लघुता का आभास करा दिया। अब आगे कार्यक्रम क्या होगा ये मैं निर्णय कर चुका हूं। मैं तुम पर विजय पाऊंगा, प्रेम के लिए नहीं, केवल तुम पर विजय पाने के लिए, अपने को पतन से उठाने के लिए। विश्वास रखो, तुम कुमार गिरी को भविष्य में इतना निर्बल नहीं पाओगी। इसमें गुरुदेव की सहायता करना चाहती हूं मैं। किस प्रकार? मैं गुरुदेव का आश्रम छोड़ना चाहती हूं। जानती हूं कि मैं गुरुदेव के मार्ग पर बाधा के रूप में आकर खड़ी हो गई हूं। मैं ये पाप कर रही हूं। यह असंभव है नर्तकी। तुम मेरा आश्रम नहीं छोड़ सकती। यदि तुम चली जाओगी तो फिर मैं विजय किस पर पाऊंगा? तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझी? योगी, तुम्हें मेरे ऊपर विजय नहीं पाना है, तुम्हें अपने ही ऊपर विजय पाना है। जब तक मैं यहां रहूंगी तुम अपने ऊपर विजय नहीं पा सकोगे, इतना मैं भली भांति जानती हूं। मेरे चले जाने में ही तुम्हारा कल्याण है योगी। नहीं, मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तुमने मुझे बहुत अधिक निर्बल समझ रखा है। तुम्हारे जाने से मुझ में विरोध की भावना ही नहीं रहेगी, तो फिर मैं अपने ऊपर विजय ही किस प्रकार पा सकूंगा? अपने ऊपर करने वाले प्रयोग का एक साधन मुझको चाहिए था। ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास इसीलिए भेजा था। मैं असफल रहा, पर असफलता मेरा क्षेत्र नहीं है। जब तक मैं पूर्ण रूप से सफल न हो जाऊं,
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतना याद रखना। नहीं जाने दोगे? क्या तुम मुझको रोक सकते हो? नहीं, तुम्हें मैं रोक नहीं सकता। शायद संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं रोक सकता। निर्बल सबल को रोक सके, यह असंभव है। मैं केवल तुमसे प्रार्थना कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं। इतना तो तुम मानोगी कि तुमने मुझे गिराया है। मैंने तुम्हें नहीं गिराया है, गिराया तो तुमने ही है अपने को। पर तुम्हारे पतन में मेरा हाथ अवश्य है। ठीक है, मैंने ही अपने को गिराया है और मैं ही अपने को उठा सकूंगा। पतन में तुम साधन हुई हो, तो क्या अब अपने को ऊपर उठाने में मेरे लिए साधन बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हाँ, ठीक कहते हो। तो फिर क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगी? क्या कुछ दिन तुम मेरी साधना पूरी होने तक नहीं रुकोगी? कितनी अवधि चाहते हो योगी? अवधि? यदि मैं विजयी हो सका तो फिर तुम्हें मेरे पास ठहरने में क्या आपत्ति होगी? यदि मैं विजयी हुआ तो फिर मैं यह समझ लूंगा कि मेरा मार्ग ठीक है और उस समय तुम भी उचित मार्ग का अनुसरण करो। नहीं, अब मैं तुम्हारे मार्ग पर नहीं चल सकती, पर अभी मैं रुकूंगी। यदि जाने की इच्छा होगी तो फिर बतलाऊंगी। उस समय तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। चित्रलेखा बीजगुप्त के जीवन से बिना उसकी इच्छा के चली गई थी। यशोधरा उसके जीवन में बिना उसकी इच्छा के चली आई थी। बीजगुप्त हंस पड़ा। जीवन उसके निकट एक समस्या थी। काशी के जनरव में बीजगुप्त ने अपने हृदय की हलचल को डुबोना चाहा था, पर यह न हो सका। केवल हलचल का रूप बदल गया। छाया चित्र की तरह उसकी आंखों के आगे से चित्रलेखा का चित्र हटकर यशोधरा का चित्र आ गया था। दुख की हलचल सुख के कंपन में परिणत हो गई थी। बीजगुप्त और उसके साथियों को काशी में आए हुए प्रायः 1 सप्ताह हो गया था। उस दिन संध्या हो गई थी। सब लोग एक साथ बैठे हुए काशी नगर के सुंदर दृश्यों पर वार्तालाप कर रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, मेरी इच्छा होती है बीजगुप्त कि मैं काशी वास करूं, पर क्या करूं, विवश हूं। अभी गृहस्थी का जाल मुझको जकड़े ही हुए है। आर्य, रत और विरत, अनुरागी और विरागी तथा गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा है। और जो कुछ है भी वो नहीं के बराबर है। मेरी बात पर आर्य आश्चर्य तथा विश्वास प्रकट कर सकते हैं, पर जो कुछ मैं कहता हूं वो सत्य है। स्वामी, सत्य क्या है? क्या कभी यह जाना भी जा सकता है? परिस्थिति की अनुकूलता के दूसरे नाम को ही सत्य के नाम से पुकारा जाता है, और परिस्थितियां सदा एक सी नहीं हुआ करती। वत्स श्वेतांक, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ होते हुए भी ये उस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो हमारे सामने है। आर्य बीजगुप्त देव, क्या तुम अपनी बात को अधिक स्पष्ट कर सकोगे? बात स्वयं स्पष्ट है। मनुष्य कभी वास्तव में विरागी नहीं हो सकता। विराग मृत्यु का द्योतक है। जिसको साधारण रूप से विराग कहा जाता है, वो तो केवल अनुराग के केंद्र को बदलने का दूसरा नाम है। अनुराग चाह है, विराग तृप्ति है। बीजगुप्त की दृष्टि अचानक ही यशोधरा की ओर घूम गई। यशोधरा की दृष्टि बीजगुप्त की दृष्टि से मिल गई। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सूनापन था, विषाद की छाया थी।
कुमारगिरी और बीजगुप्त दोनों ही के मन में उथल पुथल थी। अतृप्त योगी में वासना करवट ले रही थी और तृप्त भोगी निर्लिप्त होने के लिए बेचैन था। दोनों की अशांति चित्रलेखा के जीवन में कैसी क्रांति ले आई, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में कुमारगिरी की बेचैनी को साकार किया सुधीर पांडे ने और बीजगुप्त की तड़प को स्वर दिया कमल शर्मा ने। चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल और मृत्युंजय बने विनोद शर्मा। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे तथा रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल से आपकी भेंट होगी अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार। तो भाई चित्रलेखा की आज की कड़ी तो हमने सुन ली। वो एक गाना सुन लिया जाए। हाँ सुन लो, क्योंकि ढूंढना तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग बचपन में शहतूत खाते थे, अब नहीं मिलते। फाल से भी कम हो गए हैं, शलजम की बंडे की सब्जी भी अब नहीं दिखती। हाय हाय। तो ढूंढिए आप, तब तक हम गाना सुन लेते हैं। धीरे चलो मोरे सैया, राहें प्यार की दिल दीवाना, छूटे ना मोरे भैया हो। धीरे चलो मोरे सैया, राहें प्यार की दिल दीवाना, छूटे ना मोरे भैया हो। धीरे चलो मोरे सैया। हौले डोल पिया धड़के मोरा दिया, माने ना दीवाना। रुत है खोई खोई रास्ता और कोई जाने ना दीवाना। पूरी कसम तो है सैया, राहें प्यार की दिल दीवाना, छूटे ना मोरे भैया हो। धीरे चलो मोरे सैया। जब से नैन लड़े पंछी मन का उड़े, डाली डाली बोले। छम छम डोले पवन सुन तो मोरे सजन, क्या मत वाली बोले हो। रुक जा पड़ूं तोरे पैया, राहें प्यार की दिल दीवाना, छूटे ना मोरे भैया हो। धीरे चलो मोरे सैया। प्रीतम तेरे गली नैया दिल की चली, मौज
धीरे 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 चलते चलते रास्ता कट जाता है। कट जाता है ना। लेकिन ये वहम मत पालना कि धीरे धीरे चलने से ही, कभी कभी जल्दी चलना पड़ता है, कभी कभी चीज़ों को जो सामने रास्ते में मिले उन्हें भी लेते हुए बढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बस चलते ही रहो चलते ही रहो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अहम वहम की बात भी है। थोड़ा अहम न पालना कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो बुआ अहम वहम पे भी हम लोग कभी बात कर लेंगे। नहीं कहीं हम लोग क्या करेंगे, हमारे साथी ने बहुत बढ़िया लिखकर भेजा है, इसलिए बता रहे हैं। 2 बातों से बचकर रहना चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं अहम, सबको मेरी जरूरत है वहम। हाँ सही तो बात बिल्कुल सही है। मतलब इंसान सब कुछ पाल ले, मक्खी पाल ले, वहम लेकिन न पाले, अहम न पाले और अहम न लेकिन जो सब्जियां हैं उन्हें जरूर फिर से खंगाले, ढूंढे कि कौन कौन सी चीज थी हम खाते थे नहीं खा पा रहे हैं। खाने की कई ऐसी चीजें हैं जो आजकल बाजारों में और हम सबकी रसोई में नहीं दिखाई देती, बल्कि बस स्मृतियों में शेष हैं, यादों में बची हुई हैं ना। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे देसी अनाज हैं, सब्जियां हैं, इनका संसार अब सिमटता जा रहा है। और देखिए ना बुआ, बड़ी मुश्किल से अब दिखते हैं वो खट्टे मिट्ठे वाले बेर। हाँ बेरों वाली झाड़ियाँ, क्या मजा आता था। हाँ, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि वो जलेबी जो होती थी हरी होती थी, फिर बाद में जब पकती थी तो गुलाबी हो जाती थी, जो पेड़ पर होती। हाँ, जंगल जलेबी की इन्होंने बात की है। और ऐसी और भी चीजें हैं राजस्थान में, जैसे कुम्बट है, केर है, सांगरी तो आलू और प्याज से भी महंगे हैं। कई चीज़ों के दाम तो सूखे मेवों के बराबर हैं। और इन पुरानी चीज़ों का उत्पादन भी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि एक और जहां खेती के लिए इस तरह के पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेती और खनन की वजह से नए बीजों को जमने का मौका नहीं मिलता है ना। और बहुत कम, यहीं पर राजस्थान की बात करें तो फोक के पेड़ होते थे। हाँ। वो बहुत कम दिखते हैं। गर्मियों में इसके फल और फूलों का इस्तेमाल रायता और कढ़ी बनाने में किया जाता था। बड़ी स्वादिष्ट बनती थी। ऐसा ही काचर होती था एक खाने की चीज, वो भी बहुत, उसकी भी खेती कम हो रही है। हाँ। इसकी बड़ी स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी बना करती थी, तो काचर भी बहुत कम दिखता है। बहुत कम हो गई है। और जैसे हमने कहा केर और सांगरी, तो मारवाड़ की सूखी सब्जियों में अपनी खास पहचान रखने वाली ये जो है, ये मतलब केर, सांगरी, चापटिया के पेड़, कुम्मट और खेजड़ी बहुत कम दिखते हैं। कुम्मट के पेड़ से निकलने वाला गोंद एक पौष्टिक आहार है, जिसका आयुर्वेदिक इलाज में भी बहुत महत्व है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि चौलाई, श्रीलाई, ये इनके साग कितने दिखा करते थे। बहुत सर्दियों की शान हुआ करता था। अब कम हो गया। हाँ, बहुत दर्शन दुर्लभ। चौलाई तो लाल लाल रंग का होता था और थोड़े ही दिन दिखता था। नारी का साग भी जैसे कहते हैं, दिखता होगा। और हमें लगता है कुछ सब्जियां ऐसी हैं राजुल बिटिया, जो ऐसे ही किसी और वजह से या मिट्टी अपने आप उपजाऊ हुई और अपने आप खाली जगहों पर उगाई, तो शायद वो विलुप्त ज्यादा हो रही हैं, है ना। बिल्कुल, जिनमें बहुत ज्यादा श्रम नहीं लगता था, वो उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बथुआ अपने आप ही उगता है और जगह नहीं छोड़ी जाती है उनके लिए, तो बस उन्होंने कहा ठीक है, तुमने हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी तो हम भी निकल लेते हैं। तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि ऐसी एक सब्जी है कि किकोड़े की सब्जी, जिसे मक्के की रोटी के साथ बड़े चाव से खाया जाता था। किकोड़ा मध्य प्रदेश में पैदा होता था, अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाता था। अब यह सब्जी विलुप्त होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश में अब कांदीगोला, गराडू जैसी सब्जियां भी लुप्त हो रही हैं। यहाँ पैदा होने वाला टेमरू नाम का फल भी बहुत कम दिखता है। और ऐसे बुआ, असम के कामरूप जिले में कोडिर नाम का बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, जो कि खटमिठा होता है। इस फल को स्टार फल भी कहा जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम दिखता है। इसी तरह से बिहार का जो मशहूर मालभोग केला होता था, वो भी लुप्त होने की कगार पर आ पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। टेटी है, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्तम फल और सब्जी होता था। इसकी तो अचार भी पड़ता था। जब तक केर के फल कच्चे होते हैं, तब तक वे टेटी कहलाते हैं और पक जाने के बाद उन्हें पीचू नाम से जाना जाता है। तो केर के फूल भी सब्जी के रूप में काम लाए जाते हैं। टेटी का अचार, सब्जी का स्वाद बहुत सारे लोगों को याद होगा जरूर। क्या मजेदार बनता था। हाँ, सही बात है। अब बस नाम ही मिलता है। सही बात है। ज्यादा दुखी ना हो, हम सोचते हैं गाना वाना सुन लिया जाए तब आगे बढ़े। गाना सुन लेते हैं बुआ, लेकिन लसोड़े की भी तो बात कर लेना। हाँ, लसोड़ा भाई क्या बात है, इसका अचार बहुत बढ़िया होता था। और साग भी बनता था कच्चे लसोड़े का। लेकिन अब ये भी बहुत कम दिखता है। जलवायु परिवर्तन इसका कारण हो सकता है, या कुछ और कह सकते हैं। इसी तरह से ओडिशा के जो रायगढ़ में कोदो, सावा, कंगनी, ये सब जो खीर वाला चावल होता था, उसकी भी पैदावार बहुत कम हो चुकी है। और आंध्र प्रदेश में काला चावल, मिट्टू पाड़ी यानी कि लाल चावल, ये भी खत्म हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथियों ने जैसे लिखा है। शहतूत में भी हरा भी होता था और एक एकदम मरून रंग का होता था, बल्कि काला सा होता था शहतूत, वो लगभग गायब हो गया। और काले रंग की बात जब आती है तो गाजर याद है।
हाँ, है ना? क्या मजे का हलवा बनता था घर में। काली गाजर के लिए खास तौर से ऐसे लगता था कि क्या हलवा है। तो चलिए हम उसका स्वाद याद करते हैं, तब तक गीत भी सुनेंगे। हाँ, एक गीत चलते चलते सुन लेते हैं। हाँ। मेरे दिल की नगरिया में आना, ना के जाना बलम परदेसिया, दिल तड़पाए मोहे चैन लाए, मोहे एक झलक दिखलाना दिखलाना। मेरे दिल की नगरिया में आना, ना के जाना बलम परदेसिया, दिल तड़पाए मोहे चैन लाए, मोहे एक झलक दिखलाना दिखलाना। दिल की नगरिया में आके ना जाना, ये तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं बुआ, लेकिन समय नहीं कहेगा। अभी जाना पड़ेगा। तो दीजिए राजुल और प्यारी बुआ को इजाजत, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सखी सहेली।